2000 का साल था। जगह बैंकॉक का एक आलीशान होटल। 6 विदेशी शूटर लॉबी में पहले से छिपे बैठे थे। टारगेट सिर्फ एक, छोटा राजन। जैसे वो होटल में दाखिल हुआ, गोलियों की बौछार शुरू हो गई। खून से फर्श लाल हो गया, चीखें गूंजने लगी, लेकिन राजन किसी तरह बच निकला और यहीं से अंडरवर्ल्ड के सबसे खतरनाक युद्ध का आगाज हुआ। यह कोई मामूली दुश्मनी नहीं थी, ये भाई से दुश्मन बनने की दास्तान थी। एक वक्त था जब ये दोनों एक ही टेबल पर बैठते थे, सिगरेट का धुआं उड़ाते हुए माया नगरी की तकदीर तय करते थे। एक दाऊद था जिसकी नजरें दुबई और कराची में थी, और एक राजन जिसकी रगों में मुंबई के मोहल्लों की मिट्टी दौड़ती थी। लेकिन जब देश के दिल में बम फटे तो एक ने चुप्पी ओढ़ ली और एक ने बगावत का बिगुल बजा दिया। कहानी शुरू होती है दोस्ती से, लेकिन खत्म होती है गोलियों की बारिश और खून से सने नामों पर। आखिर किस दोस्त ने बगावत की और किसने चुप्पी रख ली? जब इतनी गहरी दोस्ती ठीक की, दोनों ने मिलकर साम्राज्य बनाया, तो फिर दुश्मनी क्यों हो गई गहरी दोस्ती में? और दुश्मनी होने के बाद दाऊद और राजन ने क्या किया? 1980 के दशक की मुंबई को समझना हो तो सिर्फ इमारतें, भीड़ और ट्रैफिक से काम नहीं चलेगा, बल्कि उस हवा में फैले डर को भी महसूस करना होगा। उस दौर की हर गली, हर नुक्कड़ पर कोई न कोई दहशत की कहानी फुसफुसाई जाती थी, और जब भी उस डर तक पहुंचने की कोशिश होती तो सिर्फ 2 नाम सामने आते, दाऊद और छोटा राजन। दोनों साथ थे, मगर एक जैसे नहीं, लेकिन एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे। दाऊद उस मास्टरमाइंड की तरह था जो दूर बैठकर चालें चलता था, जबकि राजन वो भरोसेमंद योद्धा था जो हर जंग में सबसे आगे खड़ा रहता था। राजन की वफादारी का इतना भरोसा था दाऊद को कि वो जानता था जब तक राजन साथ है तब तक पीठ पर वार नहीं होगा। इस जोड़ी ने डी कंपनी को उस ऊंचाई तक पहुंचा दिया जहां सिर्फ डर नहीं, सत्ता भी झुकती थी। राजन की कहानी किताबों में नहीं बल्कि सड़कों पर लिखी गई थी, खून से, पसीने से और कभी कभी गोलियों से। एक वक्त था जब वो मुंबई की सड़कों पर टैक्सी चलाता था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा कुछ बड़ा करने का सपना था, भले ही वो रास्ता काली दुनिया से होकर क्यों न जाए। दाऊद ने उसकी हिम्मत, उसकी तेजी और उसकी जमीनी समझ को पहचाना, और यही वजह थी कि उसने राजन को सिर्फ अपने गैंग में जगह नहीं दी बल्कि मुंबई के पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी भी दे दी। राजन ने भी भरोसा तोड़ा नहीं, उसने वो सब किया जो दाऊद चाहता था, और उससे भी ज्यादा दाऊद के लिए राजन सिर्फ एक छोटा भाई नहीं था, वो एक ऐसा खतरनाक हथियार था जो हर बार निशाने पर लगा करता था। लेकिन फिर आया वो दिन जिसने सिर्फ शहर को नहीं, राजन की आत्मा को भी झकझोर दिया। 1993 के बम धमाके, एक के बाद एक गूंजते धमाकों ने सिर्फ इमारतों को नहीं उड़ाया, लोगों के भरोसे, रिश्तों और शहर के दिल को भी जख्मी कर दिया। 257 जानें चली गईं, बिना चेतावनी, बिना वजह। पर सबसे बड़ा झटका तब लगा जब इस सब के पीछे दाऊद का नाम सामने आया। राजन को यकीन ही नहीं हुआ कि जिस इंसान के लिए उसने खून बहाया वो इस हद तक गिर सकता है। उसके लिए यह हमला सिर्फ मासूमों पर नहीं था, ये उसकी अपनी सोच, उसकी वफादारी और उसकी पहचान पर हमला था। यही वो क्षण था जब छोटा राजन के अंदर एक बगावत जन्मी, खामोश लेकिन धधकती हुई। उसने फैसला कर लिया, अब ये दोस्ती नहीं, दुश्मनी होगी। लेकिन दिल में दुश्मनी होना एक बात है और दिखाना एक बात। लेकिन राजन क्या करने वाला था, अब ये देखने वाली बात थी। जब छोटा राजन को ये यकीन हो गया कि दाऊद अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं बल्कि देश का दुश्मन बन चुका है, तो उसने पीछे हटने का फैसला किया। लेकिन अंडरवर्ल्ड से निकलना मंदिर से जूते चुराकर भागने जितना आसान नहीं होता। राजन ने निडर होकर डी कंपनी से दूरी बनानी शुरू की। धीरे धीरे उसने हर उस रिश्ते से नाता तोड़ा जो दाऊद से जुड़ा हुआ था। जब एक रिपोर्टर ने उसे सीधा सवाल दागा, क्या दाऊद तुम्हारा भाई है, तो राजन का जवाब एक गूंजता हुआ ऐलान था, मैंने गुनाह किए हैं लेकिन देश से गद्दारी नहीं की। इस एक लाइन ने राजन की पहचान बदल दी। अब वो सिर्फ एक माफिया नहीं रहा बल्कि एक ऐसा अपराधी बन गया जो अपनी देशभक्ति पर शर्मिंदा नहीं था। इस दुश्मनी ने अब सिर्फ जमीन, पैसे या ताकत के लिए आग नहीं पकड़ी थी, अब इसमें सिद्धांत की आंच थी। राजन ने साफ कर दिया कि वो अब सिर्फ बचने के लिए नहीं, लड़ने के लिए जिंदा है। उसने अपनी लिस्ट बनाई और सबसे पहले नाम काटा गया शरद शेट्टी का, जो दाऊद का सबसे अहम आदमी था, उसके सारे फाइनेंशियल नेटवर्क्स का हेड। राजन के लोगों ने उसे खत्म कर दिया, खुलेआम, बेधड़क।
फिर बारी आई दाऊद के दाएं हाथ छोटा शकील की, जो कभी राजन का भी साथी हुआ करता था। लेकिन अब अंडरवर्ल्ड के हर खिलाड़ी को समझ आ गया था, यह लड़ाई अब सिर्फ गोलियों की नहीं, उस उसूल की है जहां कोई गुनहगार भी अपने देश की तरफ खड़ा हो सकता है और अपने ही जैसे लोगों से जंग कर सकता है। लेकिन जब लड़ाई विचारधारा की हो जाए तो गोलियां ज्यादा तेज चलती हैं। साल 2000 में बैंकॉक की एक शाम में वो हुआ जो राजन की जिंदगी बदलने वाला था। दाऊद ने सीधे अपने शूटर भेजे। प्लान साफ था, राजन को खत्म कर दो। होटल की लॉबी में गोलियां बरसी, चीख पुकार मच गई, कई लोग मारे गए। लेकिन राजन की किस्मत फिर एक बार उसके साथ थी। वो बच निकला, घायल जरूर हुआ लेकिन जिंदा रहा, और यही जिंदा रहना उस दुश्मनी की आग को और तेज कर गया। उस दिन पहली बार अंडरवर्ल्ड ने महसूस किया कि अब यह जंग किसी ताज के लिए नहीं, किसी इमारत के लिए नहीं, ये जंग थी एक पहचान की जो गोलियों से मिटाई नहीं जा सकती थी। बैंकॉक के हमले के बाद छोटा राजन की जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया। अब वो सिर्फ एक भगोड़ा नहीं था, बल्कि कई रिपोर्ट्स के अनुसार उसने भारतीय खुफिया एजेंसियों के साथ बातचीत शुरू कर दी थी। रॉ और आईबी के कुछ अफसरों ने यह तक स्वीकार किया कि राजन कभी कभी पाकिस्तान के नेटवर्क्स और अंडरवर्ल्ड के मूवमेंट की जानकारी देता था। वो जानकारी जो किसी गद्दार से नहीं बल्कि किसी अंदरूनी आदमी से ही मिल सकती थी। अफवाहें थी कि राजन अब दाऊद के हर कदम की जानकारी भारत तक पहुंचा रहा है, और इस वजह से भारतीय एजेंसियों ने भी उसे एक अनऑफिशियल इन्फॉर्मर की तरह स्वीकार कर लिया था। ये एक अनकहा समझौता था। राजन को सुरक्षा चाहिए थी और भारत को दाऊद के राज। दूसरी ओर दाऊद अब अंडरवर्ल्ड के दायरे से बाहर निकलकर आतंकवाद की दुनिया में प्रवेश कर चुका था। मुंबई से भागकर कराची में छुपने वाला ये शातिर अब आईएसआई और लश्कर जैसे आतंकी संगठनों से हाथ मिला रहा था। दाऊद अब एक डॉन नहीं बल्कि एक स्टेट स्पॉन्सर टेररिस्ट बन गया था। उसकी फंडिंग अब सिर्फ ड्रग्स या हवाला से नहीं होती थी, अब उसमें आतंक की साजिशें भी जुड़ चुकी थी। और राजन को यकीन हो गया था कि अब ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, अब ये जंग है उस इंसान के खिलाफ जिसने न सिर्फ दोस्ती को धोखा दिया बल्कि पूरे देश को भी। और अगर किसी को इसे रोकना है तो उसे अपनी जान से लड़ना होगा। 2015 में आखिरकार छोटा राजन को इंडोनेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया। उसे भारत लाया गया, मीडिया के कैमरे, हेडलाइंस और पुलिस की भारी सुरक्षा में। पूरे देश ने देखा कि एक समय का डॉन अब कोर्ट में खड़ा है। लोगों ने उसे गुनहगार के तौर पर देखा, लेकिन जब उसने माइक के सामने खड़े होकर कहा, मैंने गुनाह किए हैं लेकिन मैंने कभी हिंदुस्तान से गद्दारी नहीं की, तो एक पल को अदालत में खामोशी छा गई। वो लाइन एक बयान नहीं थी, वो एक ऐसा दावा था जो राजन की पूरी जिंदगी को एक नई व्याख्या दे रहा था। अपराधी तो वो था, लेकिन क्या वो देशद्रोही था? यही सवाल अब लोगों के दिमाग में गूंज रहा था। दाऊद और छोटा राजन दो नाम जो एक समय में अंडरवर्ल्ड की ताकत के दो पहिए थे, आज दो अलग अलग रास्तों पर खड़े हैं। दाऊद आज भी पाकिस्तान की फौजी छांव में आईएसआई की सुरक्षा के भीतर ऐश कर रहा है, एक भगोड़े की तरह जो अपने देश से नहीं अपनी गद्दारी से पहचाना जाता है। और वहीं दूसरी ओर राजन तिहाड़ जेल की दीवारों में कैद होकर भी खुद को देशभक्त कहता है। ये सब सीन जितना अजीब है उतना सोचने पर मजबूर भी करता है। राजन ने गलतियां की, गुनाह किए, लेकिन जब देश की बात आई उसने पलट कर देखा नहीं। उसने वही जमीन चुनी जिसकी मिट्टी से उसका रिश्ता जुड़ा था। सोचिए, एक इंसान जो सारे पापों के बावजूद देश के लिए खड़ा रहा, और दूसरा जो सिर्फ खुद को बचाने के लिए देश छोड़ गया। 90 के दशक के आखिर में जब दाऊद पाकिस्तान में बस गया तो उसने अपनी ताकत को सिर्फ क्राइम तक नहीं सीमित रखा। आईएसआई ने उसे हथियार बना लिया, भारत के खिलाफ। दाऊद को पनाह देने के पीछे सिर्फ एक वजह थी, उसे भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करना। इसी दौरान राजन को जैसे ही इस पूरे भारत विरोधी गठबंधन की भनक लगी, उसने खामोशी तोड़ दी। वो अब सिर्फ एक भगोड़ा नहीं था, वो एक खुफिया सूत्र बन गया। उसने कई पाकिस्तानी एजेंट्स और आतंकी नेटवर्क की जानकारियां रॉ और आईबी तक पहुंचाई। दाऊद अगर भारत को तोड़ना चाहता था तो राजन उसे समय रहते चेताना चाहता था। ये वही मोड़ था जहां एक अपराधी देश के लिए एक अवांछित मगर अनदेखा हथियार बन गया। फिर आया वो दिन जब मीडिया की दुनिया में एक भूचाल आ गया। एक पत्रकार के पास एक टेप पहुंचा जिसमें राजन की आवाज थी। उसमें वो साफ कह रहा था, मैंने कभी दाऊद को भाई नहीं माना, ब्लास्ट के बाद वो मेरे लिए खत्म हो गया। वो आईएसआई का पालतू है, मैं हिंदुस्तान का बेटा हूं। ये सिर्फ एक बयान नहीं था,
ये एक ललकार थी, एक खुली घोषणा जो न सिर्फ अंडरवर्ल्ड को चीरती थी बल्कि दर्शकों की सोच को भी बदल देती थी। वो टेप टीवी पर चला, अखबारों में छपा और लोगों ने पहली बार छोटा राजन को एक नए नजरिए से देखा। शायद पहली बार एक अपराधी में उन्हें एक ऐसा इंसान दिखा जिसने सारी गलतियों के बावजूद देश के लिए झुकने से इनकार कर दिया। दाऊद इब्राहिम अब सिर्फ नाम नहीं, एक संस्था बन चुका था। वो दुबई से कराची तक एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जो सिर्फ धन और दबदबे से नहीं बल्कि सरकारें भी उसको सुरक्षा दे रही थी। बर्जुमन टावर जैसे महलों से लेकर कराची के क्लिफ्टन रोड के बंगले तक हर कोना उसकी शानो शौकत की गवाही देता था। लेकिन सबसे बड़ा मैसेज तब मिला जब उसकी बेटी की शादी एक पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर के बेटे से हुई और उस शादी में आईएसआई के बड़े बड़े अधिकारी भी शरीक हुए। ये शादी नहीं, एक मैसेज था कि अब दाऊद सिर्फ माफिया नहीं बल्कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, एक ऐसा एसेट जिसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना है। वहीं दूसरी तरफ तिहाड़ की चारदीवारी में बंद राजन के पास न पैसे थे न सत्ता, लेकिन उसके पास पछतावा था और एक ऐसा जज्बा जो कहता था कि देश के लिए अब भी कुछ करना बाकी है। सीबीआई के पास एक फाइल थी जिसके कवर पर लिखा था डी वर्सेस आर, इंडिया इंटरनल कोल्ड वार। ये कोई जासूसी नॉवेल नहीं थी, ये हकीकत थी। इसमें दर्ज था कि कैसे दाऊद और राजन ने भारत के भीतर और बाहर एक अनकही अनदेखी जंग लड़ी। ये लड़ाई बुलेट से नहीं, जानकारी से लड़ी जा रही थी। सीबीआई ने माना राजन ने ऐसे कई इनपुट्स दिए जिससे देश की सुरक्षा मजबूत हुई। उसने पाकिस्तानी नेटवर्क्स, आतंकी साजिशों और हवाला चैनलों पर रोशनी डाली। लेकिन फिर भी कानून अपने उसूलों से चलता है, चाहे कितनी भी मदद की हो। राजन को उसकी सजा मिलनी ही थी क्योंकि उसका अतीत खून से सना हुआ था। और फिर आया वो दिन जब देश की संसद के भीतर राजन की बात उठी। 2016 में एक सांसद ने लोकसभा में पूछा, अगर दाऊद आईएसआई का हथियार है और राजन भारत को इंफॉर्मेशन देता है तो क्या राजन को देशद्रोही कहा जाए या देशभक्त? ये सवाल एक चिंगारी की तरह था जिसने पूरे देश की सोच को झकझोर दिया, क्योंकि जवाब आसान नहीं था। एक तरफ खड़ा था गुनाहों से भरा अतीत और दूसरी तरफ थी देशभक्ति की कोशिश। लोग सोचने पर मजबूर हो गए, क्या कोई अपराधी जो सही वक्त पर सही पक्ष में खड़ा हो जाए देशभक्त हो सकता है, या फिर देशभक्ति के लिए अतीत का पवित्र होना जरूरी है? ये सवाल अधूरा था और शायद हमेशा अधूरा रहेगा। 90 के दशक का बॉलीवुड एक नए दौर से गुजर रहा था। चमक, ग्लैमर और ग्लोबलाइजेशन के बीच एक ऐसी सच्चाई पनप रही थी जिसे कोई कैमरे में कैद नहीं करता था। अंडरवर्ल्ड का साया दाऊद ने बड़ी चतुराई से फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जड़ें फैलाई। स्क्रिप्ट और कास्टिंग तक हर जगह उसकी पसंद को अहमियत मिलने लगी। ये वो दौर था जब फिल्में बनाने का मतलब था कि किस गैंगस्टर की मंजूरी लेना। लेकिन छोटा राजन इस सांठगांठ से नफरत करता था। उसे यह मंजूर नहीं था कि कला की दुनिया को गद्दारी से पैसा मिले। उसने खुलेआम कई प्रोड्यूसर्स को चेतावनी दी, दाऊद से फंडिंग ली तो अंजाम बुरा होगा। कई मामलों में चेतावनी से बात आगे बढ़ी। कुछ को मारा गया, कुछ की पिटाई हुई। बॉलीवुड एक दोराहे पर खड़ा था। एक तरफ आसान पैसा था, दूसरी तरफ देशभक्ति की सच्चाई, और इन दोनों के बीच सिनेमा के पर्दे से बड़ी एक सच्चाई पल रही थी। कला अब बेगुनाह नहीं रही थी। राजन के गुस्से की एक झलक तब मिली जब उसने एक इंटरव्यू में सीधा ऐलान कर दिया, मैं दाऊद को पाकिस्तान से उठा नहीं सकता, लेकिन जिस दिन वो भारत आया मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये लाइन कोई ड्रामा नहीं थी, ये खामोश कसम थी, एक वादा जो शायद किसी कोर्ट में नहीं लिखा गया लेकिन राजन के खून में बह रहा था। ये वो पल था जब दुश्मनी सिर्फ बिजनेस की नहीं रही, अब ये नफरत में तब्दील हो चुकी थी। और दाऊद को भी समझ आ गया था, राजन अब सिर्फ नाराज दोस्त नहीं, खून का प्यासा दुश्मन बन चुका है। राजन का अगला कदम और भी घातक था। उसने दाऊद के पूरे नेटवर्क को एक एक करके निशाना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले गया शरद शेट्टी, दाऊद का सबसे बड़ा फाइनेंसर, जिसे राजन के लोगों ने मार गिराया। फिर आया बाबा लॉम्पटन, जो हवाला के जरिए डी कंपनी का पैसा इधर से उधर करता था, अचानक गायब हो गया और आज तक उसका कुछ पता नहीं चला। अमर नाइक, जो एक समय पर डी कंपनी से जुड़ा था, बच निकला, लेकिन वो भी राजन की हिट लिस्ट में था। राजन की रणनीति साफ थी, अगर सिर नहीं मिल सकता तो शरीर को काटो, नेटवर्क को कमजोर करो और दाऊद को अकेला कर दो।
वो सिर्फ बदला नहीं ले रहा था, वो एक सिस्टम को तोड़ रहा था जिसकी जड़ें अब भारत से कराची तक फैल चुकी थी। जब छोटा राजन पूरे देश के सामने बोल रहा था खुलकर, वो भी डंके की चोट पर, और तभी दाऊद एक चुप्पी ओढ़े बैठा था। ना कोई जवाब, ना कोई खुली धमकी, ना ही कोई बयान। लेकिन फिर भी गोलियां चलती रहीं, हमले होते रहे और हर बार शक की सुई उसी की तरफ घूम गई। दाऊद की इस खामोशी ने कई सवालों को जन्म दिया। कुछ लोग उसे डरपोक कहते हैं, जो सिर्फ पर्दे के पीछे रहकर खेल खेलता है। वहीं कुछ मानते हैं कि वो साजिशों का उस्ताद है, सामने आकर लड़ना उसकी शैली नहीं, वो हमेशा दूसरों के हाथों से चाल चलता है। लेकिन राजन के लिए दाऊद की यही चुप्पी सबसे बड़ी गद्दारी थी, क्योंकि वो इंसान जो कभी उसका भाई था अब पीठ पीछे वार कर रहा था और सामने बोलने की हिम्मत नहीं रखता था। देश में एक नई बहस शुरू हो चुकी थी, खासकर मीडिया के मंचों पर। एक टीवी डिबेट में किसी ने सवाल उठाया, राजन अपराधी है लेकिन उसकी नियति देशभक्ति वाली है, तो क्या हम उसे माफ कर दें? सवाल उतना सीधा नहीं था जितना दिखता था, लेकिन जवाब और भी जटिल था। एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर ने उस पर जो कहा वो आज भी कई लोगों के जहन में गूंजता है। हमारे लिए कानून सबसे ऊपर है, लेकिन अगर राजन की वफादारी ने किसी आतंक को रोका है तो वो चर्चा का विषय जरूर बनता है। ये एक संकेत था कि देश अब सोचने लगा था कि गुनहगार और देशभक्त के बीच की रेखा वाकई कभी कभी धुंधली पड़ सकती है। तिहाड़ जेल की मोटी दीवारों के भीतर राजन अब अकेला था, लेकिन उसका दिमाग अब भी उतना ही तेज था। उसके पास कोई मोबाइल नहीं था, कोई लैपटॉप नहीं था, लेकिन फिर भी उसका असर जारी था, बाहर वाला। जेल की दीवारों के पीछे जो चिट्ठियां, इशारे और सुराग निकलते थे वो सीधे अंडरवर्ल्ड के कानों तक पहुंचते थे। पुलिस कभी कुछ साबित नहीं कर पाई, लेकिन अंडरवर्ल्ड में हलचल बनी रहती थी। उसकी जेल डायरी में सिर्फ 2 नाम बार बार दोहराए जाते थे, भारत और दाऊद। और यही दिखाता है कि राजन अब भी उस अदृश्य युद्ध का हिस्सा था, जहां वो हथियार नहीं सूचनाएं चला रहा था। कहा जाता है वो भी हर हफ्ते दाऊद के एक एक कदम की रिपोर्ट भारत तक पहुंचा रहा था, एक बंद दरवाजे के पीछे से, लेकिन पूरी दुनिया की नजर के ठीक सामने। आईएसआई ने दाऊद को सिर्फ अपराधी नहीं रहने दिया, अब वो आतंकवाद के फंडिंग नेटवर्क का हिस्सा बन चुका था। इंडिया में टेरर फंडिंग, हथियार सप्लाई, नकली नोट और स्लीपर सेल्स। दूसरी तरफ राजन जेल में बैठा ये सब देख रहा था और कहता था, ये लड़ाई अब मेरी नहीं रही, ये देश की लड़ाई है। एक खुफिया इंटरव्यू में राजन ने कहा, मैंने जो किया वो गलत था, दाऊद जो कर रहा है वो खत्म कर देगा भारत को, मुझे नहीं बचाना, बस किसी तरह उसे रोको। ये लाइन एक खामोशी अपराधी की नहीं बल्कि एक पछताए हुए देशभक्ति की है। 2018 में भारत सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था, छोटा राजन के पास कई ऐसे सुराग हैं जो भारत की सुरक्षा में मददगार साबित हुए हैं। यह पहली बार था जब किसी सरकारी पक्ष ने सार्वजनिक रूप से राजन की भूमिका को सुरक्षा सहयोगी जैसा बताया। हालांकि वो अब भी अपराधी था, सजा तो मिलनी ही थी। दाऊद अब भी कराची में महलों में छिपा बैठा है, पाकिस्तान अब भी उसे कोई नहीं जानता कहता है, और राजन भारत की जेल में सुरक्षा के बीच बंद। फर्क बस इतना है, एक जिंदा है पर नफरत के साथ, दूसरा कैद में है पर शायद आत्मा शांत है। 2020 में एक बार फिर संसद में सवाल उठा, दाऊद को भारत क्यों नहीं ला पा रहा? सरकार ने जवाब दिया, हम कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान सहयोग नहीं कर रहा। इसी बीच राजन का नाम फिर से उठा। लोगों ने पूछा, जो देशद्रोही देश से भाग गया वो जिंदा, जो गुनहगार देश से जुड़ा रहा वो सलाखों के पीछे, क्या यही न्याय है? दाऊद और राजन पर कई फिल्में बनी, कंपनी, शूट आउट एट लोखंडवाला, डैडी, वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई, लेकिन इन फिल्मों में एक चीज मिसिंग थी, सच्चा दर्द। वो दर्द, टूटे रिश्ते, वो असली धोखा और वो देशभक्ति की चीख सुनाई नहीं दी। असली कहानी पर्दे पर उतरी ही नहीं, क्योंकि वो कहानी गोली की नहीं, आंखों की भाषा थी। आज भी लोग पूछते हैं कौन बड़ा था, दाऊद जो करोड़ों का नेटवर्क चलाता है, या राजन जिसने सब कुछ छोड़कर सिर्फ एक लाइन कही, ब्लास्ट के बाद मैंने उसे माफ नहीं किया क्योंकि वो देश के खिलाफ गया। डॉन कौन था ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इंसान कौन था ये दिल जानता है। दाऊद वर्सेस राजन, ये अंडरवर्ल्ड की नहीं सोच की लड़ाई थी। एक का मकसद ताकत और पैसा, दूसरे का गुनाह था गलत रास्ते से सही को चुनना। इस लड़ाई में गोलियां चलीं, लाशें गिरी, लेकिन एक बात साफ हो गई, देश अगर दिल में हो
तो अपराधी भी आखिरी पन्ना बदल सकता है। एक वो था जो पाकिस्तान जाकर छुप गया और एक वो था जिसने भारत के लिए जान की बाजी लगाई। एक ने करोड़ों कमाए और एक ने तिहाड़ में सजा काटी। एक की तस्वीर देशद्रोह के पोस्टर पर है और एक की कहानी अब भी अधूरी है। तो अब सवाल ये नहीं है कि कौन अपराधी था, कौन भागा, कौन जिंदा है, कौन मरा। सवाल ये है, जब देश के नाम पर दो राहें थीं तो किसने सही चुना। अगर आपको ये कहानी चौंकाने वाली लगी तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ अंडरवर्ल्ड की कहानी नहीं है, ये कैरेक्टर की कहानी है। एक ऐसे इंसान की जिसने अपराध किया लेकिन जब देश की बात आई तो पीछे नहीं हटा। उसने जो रास्ता चुना वो काला था, लेकिन जब मोड़ आया तो उसने देश के लिए सही दिशा पकड़ी। क्योंकि कैरेक्टर गोली चलाने से नहीं बनते, वो बनते हैं उस एक चॉइस से जो डर के नहीं ज़मीर के कहने पर ली जाती है। और यही फर्क करता है दाऊद और राजन जैसे दो लोगों के बीच। एक ने देश छोड़ा, दूसरे ने देश के लिए सब कुछ छोड़ दिया। अब फैसला आपका है, क्या कोई गुनहगार भी वक्त आने पर देशभक्त हो सकता है? और अगर हो सकता है तो क्या वो सिर्फ अपराधी कहलाने लायक है? सोचिए, और अगर आप इस सोच से जुड़ते हैं तो इस कहानी को लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि कैरेक्टर सिर्फ किताबों में नहीं, कभी कभी वो तिहाड़ की दीवारों के पीछे भी मिलते हैं।